रिजर्वेशन पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला सुनाया है। जबरदस्त मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को काफी लंबे समय बाद समझ में आया कि हमने 20 साल पहले जो फैसला दिया था वो गलत था, उसको पलटते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इन दिनों अपने ही फैसले पलटने में बिजी चल रही है। 5 जजेस का फैसला था 2004 का, उसको पलटकर अब 2024 में 7 जजेस की बेंच ने एक फैसला सुनाया और उस फैसले में SC ST के अंदर सब कैटेगराइजेशन को परमिट कर दिया है। अब ये क्या होता है सब कैटेगराइजेशन, ये आज बताएंगे। क्या है पूरा मामला, ये हम बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि इस फैसले से आने वाले समय में कई राज्यों की राजनीति कैसे प्रभावित होने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से हाल ही के दिनों में इलेक्शंस में देखा गया है कि जातिगत वोट के बैंक के आधार पर राजनीति को काफी ज्यादा मुद्दा बनाया गया है। मतलब ये कहिए जाति राजनीति में बड़ा मुद्दा थी, इलेक्शंस में बड़ा मुद्दा थी। अब जाति को आगे चलकर अगर राज्य सरकारें कैटेगरी में बांट देंगी तो कौन सी जाति फायदे में, कौन सी जाति नुकसान में, जिस जाति का वोट बैंक ज्यादा वो किसके समर्थन में, जिसका वोट बैंक कम वो किसके समर्थन में, आगे जो राजनीति है वो अब और कैटेगरी में सब डिवाइड होकर बढ़ने वाली है। आज के सेशन में सारी बातों को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और न्यूज पर पहुंचते हैं, रिजर्वेशन पर पहुंचते हैं। रिजर्वेशन की क्या कहानी है, इसको समझने के लिए आपसे गुजारिश है कि एक बार यहां पर कुछ अच्छे आर्टिकल्स आएंगे। अगर आप पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं तो उन आर्टिकल्स को अपने पेज पर नोट डाउन कर लें। कुछ केसेस की चर्चा होगी, विशेष रूप से पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने लिए उन केसेस को पॉइंट डाउन कर लें। बाकी मनोरंजन के लिए जो सुन रहे हैं वो सुनते रहिए। देखिए सुर्खी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC ST कोटा अलाउ कर दिया है। हेडिंग तो यही है। अब स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस में SC ST की सब कैटेगरी बना सकती है। सब क्लासिफिकेशन का मतलब, इसको आसान भाषा में पहले समझ लो ताकि इस विषय वस्तु को समझ पाओ। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अभी तक देश के अंदर रिजर्वेशन 15%, 7.5% SC ST को इस तरह दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि फर्दर अब 15% में भी किसको कितना परसेंट, मतलब कौन सी जाति, अगर मान लीजिए 39 जातियां हैं जिसको SC में रिजर्वेशन प्राप्त है, तो उन 39 में से कितनी जातियों को कितना परसेंट और बाकी जातियों को कितना परसेंट, इस तरह से भी अब राज्य सरकारें कर पाएंगी। अब ये केंद्र के पाले से निकलकर राज्य के पाले में जा चुकी है। इसको आसान रूप से अगर मैं कहूं तो ये मीनिंग ये निकलता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि कोई जाति किसी एक राज्य के अंदर जिसका प्रतिनिधित्व कम हो, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, पिछड़ी हुई हो, उस जाति को एक राज्य के अंदर ज्यादा आरक्षण हो और दूसरे राज्य में हो सकता है उसको कम आरक्षण हो। यानी कि आने वाले समय में स्टेट वाइज आरक्षण में भी अंतर दिखाई देगा। ऐसा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह फैसला कब सुनाया गया? तो 1 अगस्त को सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पहले जो अपना फैसला दिया हुआ था उसे बदल दिया। 20 साल पहले क्या फैसला था? सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पहले एक फैसला दिया था जिसमें यह कहा था कि जातियों में सब कैटेगराइजेशन या सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। अब हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी ऐसी दलीलें मानी वो भी हम बताएंगे। लेकिन इसको करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, और वो क्या कहा? पहला तो यह कहा कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकते आप। पता चले कि आप कह दो कि साहब आपने कहा कि 39 जातियां हैं या 40 जातियां हैं, इनको इतना % रिजर्वेशन है। अब अचानक आप निकल कर आते हो कि मेरे राज्य में तो केवल एक ही जाति मुझे ऐसी लगती है जिसे रिजर्वेशन की जरूरत है, इसको ही मैं पूरा देता हूं, बाकी सबसे हटा लेता हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी पहले से, और अभी मैं आपको फिर से बता दूं, ये मामले बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में फंसेंगे आने वाले समय में। ये जो फैसला है ना सुप्रीम कोर्ट में काफी सारे केसेस लेकर जाएगा। फिलहाल के लिए केस में पहली कंडीशन सुन लीजिए कि किसी एक जाति को आप 100% नहीं दे सकते, और दूसरा, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी की पुख्ता डेटा इकट्ठा होना चाहिए। मतलब आपने कहा कि इस जाति को इतना % रिजर्वेशन, मानकर चलिए कोई व्यक्ति किसी जाति से संबंधित है या कोई राजनेता किसी जाति विशेष से आता है, उनको उसी जाति विशेष की वजह से किंग मेकर की भूमिका मिली है, वो राज्य की राजनीति में CM की कुर्सी तक पहुंचे हैं, अपनी जाति के लिए वो फैसला करवा देते हैं और कहते हैं कि मेरी जाति को इस आरक्षण कैटेगरी में इतना % केवल मेरी जाति को होना चाहिए। अब अगर आप ऐसा करवा दिए तो बाकी जाति इस पर प्रोटेस्ट करने उतर आएंगे कि भाई हमने क्या बिगाड़ा है। इसीलिए जब किसी जाति को आप आरक्षण में % दें
तो उसके पीछे का प्रमाण बताइएगा कि इसके पीछे ये पुख्ता प्रमाण है कि ये इतना पिछड़ा है, इसकी इतनी आबादी है, इसको इतना जरूरत है, बाकी जातियों के पास ये है, पूरा डिटेलिंग करिएगा। अब चूंकि ये जिम्मेदारी राज्यों पर सौंप दी गई है और भारत के लगभग 17 राज्य ऐसे हैं जो जाति की राजनीति के चलते वोट बैंक को बदलते हुए देखते हैं, ऐसी स्थिति में सोचिए कि 17 राज्यों के अब 17 केसेस तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो अपने लेवल पर कुछ ना कुछ कारस्तानी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला वाद विवाद में पहुंचेगा और फिर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की फैसले बेंच ने 6-1 से फैसला दिया। 6 जजेस ने तो सहमति में फैसला दिया कि कर दो भैया सब क्लासिफिकेशन। एक जज ऐसी थी जिन्होंने इस फैसले का विरोध किया, और उस फैसले के विरोध में उन्होंने जो तर्क दिया ना, वो बहुत प्यारा तर्क है और यहीं से विद्यार्थियों को एक बहुत बढ़िया इनपुट मिलता है। और वो क्या है? असल में अनुच्छेद 341 के खिलाफ बताया गया है इसे। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। असल में भारत के अंदर जो एससी है या एसटी है, इसका डिसीजन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। शेड्यूल कास्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो आर्टिकल 341 के तहत किया जाता है। 341 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट में विद रेस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड वेयर इट इज ए स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर देयर ऑफ by public notification specify the caste, race or tribe or part of an group within caste, race or tribe which shall for the purpose for this constitution to deemed to be scheduled caste in relation to that state or union territory as the case may be। मतलब बोले ये हमारे देश में राष्ट्रपति की पावर है कि वो किसी राज्य अथवा यूनियन टेरिटरी में किसे शेड्यूल कास्ट में रखते हैं। ऐसी स्थिति में जब ये पावर राष्ट्रपति की है तो सुप्रीम कोर्ट इस पावर को उठाकर राज्य सरकारों को दे रहा है। राज्य सरकारों को अगर पावर दे रहे हो तो ये बड़ा सवाल है कि आपने ये पावर राज्यों को दे कैसे दी। तो आंसर बना, सुप्रीम कोर्ट के पास एक आर्टिकल की पावर है जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 142। तो आर्टिकल नंबर 142 की पावर को आपने यूज किया और 341 की पावर को आपने हटा दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की पावर, राष्ट्रपति की पावर को कम करते हुए अपने स्तर पर राज्यों को पावर ट्रांसफर कर दिया। तो क्या यह एक जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है? क्या यह एक न्यायिक सक्रियता नहीं है? न्यायपालिका ऑलरेडी आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 141, आर्टिकल 142 इनके चलते न्यायिक सक्रियता के लिए काफी क्रिटिसाइज की जाती रही है। बहुत बार ये सवाल उठते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमर्जी करती है। किस मामले में? जब उसे लगता है कि केंद्र इस फैसले के साथ नहीं है तो चलो हम फैसला सुना करके राज्यों को अपनी तरफ से ऑर्डर दे देते हैं। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 देश में न्याय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी ताकत बनकर भी उभरा है। जैसे जब चंडीगढ़ के अंदर मेयर का इलेक्शन था उस समय भी आर्टिकल 142 का उपयोग हुआ था, तो वो एक अच्छा तरीका था। लेकिन हर बार आर्टिकल 142 उपयोग करके प्रेसिडेंट की पावर को डाइल्यूट किया जाए, यह चीज दूसरे जज जो हैं जिन्होंने इसके विरोध में आंसर दिया है 6-1 में, जो वो एक हैं, उन्हें पसंद नहीं आई थी। ठीक है, हमने इस बारे में अपने ट्विटर हैंडल पर भी आपको जानकारी साझा कर दी थी और आपसे पोल कराकर आपकी राय भी पूछी थी। अगर आप ऑलरेडी इस पर जुड़े हुए हैं, आप हमें फॉलो करते हैं, तो वहां जाकर आप हमारे साथ अपनी राय भी साझा कर सकते हैं। 7 जजेस की बेंच में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी थे और जो मैडम जिनके विरोध में थी उनका नाम बीएम त्रिवेदी था, और उन्होंने कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार और प्रेसिडेंट का फैसला है, हम इस तरह से आर्टिकल 142 का उपयोग करके इस फैसले को ना दें। यह एक तरह से था। अब आता है सवाल रिजर्वेशन क्यों। कुछ बेसिक बातें जिनको जान लेना जरूरी है। देखिए, सामान्य टर्म में रिजर्वेशन जो भारत के अंदर है वो सरकारी सेवाओं के अंदर और कॉलेजेस के अंदर और कुछ विधानसभाओं के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन जो हैं उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए दिया जाता है। आसान भाषा में कहते हैं कि रिजर्वेशन समाज में समानता लाने के लिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें ऐतिहासिक रही हैं कि कुछ जातियों को पहले से अच्छा, एक तरीके से कहिए तो उचित वो नहीं मिला है, प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में कुछ जातियों को अगर राज्य अपने स्तर पर कुछ सपोर्ट दे दे, किसी का एक हिस्सा लेकर के दूसरे हिस्से को दे दे, तो ऐसे में समानता भी आ जाएगी और समानता के बाद दूसरी तरफ जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन्हें, जो लोग प्रारंभिक रूप से ही पिछड़े थे, उन्हें भी अब समानता के साथ चीजों का समान उपयोग करने में सहूलियत मिलेगी। इस आधार पर देश में रिजर्वेशन दिया जाता है। भारत में रिजर्वेशन 59.5% है। ऐसी स्थिति में 10% ईडब्ल्यूएस को, 27% ओबीसी को, 22% जिसमें से 15 प्लस 7.5 एससी और एसटी को दिया जाने वाला रिजर्वेशन है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 40.5% ही आता है। अब सवाल बनता है कि आरक्षण दिया ही क्यों?
क्योंकि साहब ऐतिहासिक अन्याय को ठीक जो करना है, इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनके आधार पर यह पता होता है कि देश के समाज के कुछ जातियां, कुछ वर्ग ऐसे रहे हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व समाज में उचित नहीं मिला। उनको दूर करने के लिए, उस प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है साहब, इससे आरक्षण से समाज के उन वर्गों को, उन तबकों को लाभ मिल सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये लड़ाई जो आज पहुंची, ये कहां से शुरू हुई? सब क्लासिफिकेशन की लड़ाई कहां से आई, क्या कहानी रही इसके पीछे, सारी बातों को शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, पंजाब राज्य भारत में वर्ष 1975 में ओबीसी को ध्यान में रखते हुए एससी के अंदर सब क्लासिफिकेशन कर दिया। अब ये क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। बात है 1975 की। पंजाब सरकार ने जो आरक्षित सीटें हैं उन्हें दो श्रेणियों में बांट दिया। एक वो जो अनुसूचित जाति में वाल्मीकि समाज और मजहबी सिख थे उनके लिए, और दूसरी वो जो बाकी बची हुई अनुसूचित जाति वर्ग थे उनके लिए। अर्थात अगर किसी पर्टिकुलर श्रेणी में मान लीजिए 15% रिजर्वेशन है तो उसे दो भागों में बांट दिया। एक तरफ केवल मजहबी सिख और प्लस वाल्मीकि, इनको मिलेगा इतना परसेंट, और बाकी परसेंटेज बाकी बचे हुए अनुसूचित जाति को मिलेगा। 1975 में पंजाब का यह फैसला एससी के अंदर सब कैटेगराइजेशन को दिखा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 30 साल बाद पहुंचता है। कैसे? 30 साल तक आसानी से पंजाब का यह तरीका चलता रहा, आराम से सब क्लासिफाई होकर पंजाब के अंदर जो व्यवस्था चल रही है वो 30 साल तक चलती रही, यानी 1975 से चलते चलते 2005 तक। 2005 के अंदर ऐसा क्या हुआ जिससे यह मामला पलट गया? तो इसके पीछे की कहानी सुनो। हुआ क्या? असल में वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने, अब यही वाला वो फैसला है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आंध्र प्रदेश का एक मामला था जिसका नाम है ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश। ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि किसी भी तरह से सब क्लासिफिकेशन अलाउ नहीं है। रिजर्वेशन में एससी के अंदर सब क्लासिफिकेशन, सब कैटेगरी अलाउ नहीं है। यह समानता के अधिकार के विरुद्ध है। अब विचार कीजिए, 1975 से 2004 तक जो पंजाब 30 साल तक सब कैटेगरी बनाकर चल रहा था, एक अन्य राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 141 सबको मानना होता है, तो पंजाब को भी मानना पड़ा। पंजाब को मानना पड़ा तो पंजाब का यह फैसला रद्द हो गया। पंजाब सरकार जो 30 साल से बढ़िया से सब काम चला रही थी, वो 2006 में लेकर के इस मामले को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचती है और कहती है कि सर ये क्या कर दिया, हमारी इस चीज को क्यों कर दिया। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं भाई साहब, हम इस नीति को नहीं चलने दे सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और आर्टिकल 141 के तहत हमें उसको मानना होता है। पंजाब सरकार ने फिर समझदारी की। 2006 में पंजाब सरकार एक नया कानून लाई। 2006 में नया कानून लाई और नए कानून के तहत फिर से वाल्मीकि और मजहबी सिखों को रिजर्वेशन में सब कैटेगरी में एक अलग वर्ग बना दिया और बाकियों को अलग वर्ग में डाल दिया। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस की बेंच से फैसला दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आर्टिकल 141 के तहत सबको मानना होता है, ऐसी स्थिति में इस फैसले के खिलाफ 2010 में फिर से हाईकोर्ट के अंदर जनता पहुंच जाती है। हाईकोर्ट ने फिर से इस पॉलिसी को रद्द कर दिया, बोले नहीं साहब ये नहीं चलेगी। इस बात को सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर पहुंचाया जाता है। पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर कहती है कि सर जब 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो फैसला हुआ था, उसमें भी तो ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लाया गया था। क्रीमी लेयर भी तो ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन को बताता है। तो आप लोग 1992 में मंडल आयोग के रिकमेंडेशन पर जो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देना था, इंदिरा साहनी जिसने रिजर्वेशन की जो लिमिट है उसे 50% तक सीमित करवाया था, उसमें उन्होंने ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन को परमिट करवाया था कि ओबीसी में क्रीमी और नॉन क्रीमी हो सकता है। जब ओबीसी में हो सकता है तो एससी में क्यों नहीं हो सकता? इस बात को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई पंजाब सरकार। कब लेकर गई? 2010 में लेकर गई। अब ये इंदिरा साहनी केस क्या है, थोड़ा सा इस बारे में भी जान लो ताकि आप इस बारे को और अच्छे से समझ पाओ। देखिए, इंदिरा साहनी केस असल मायने में भारत संघ वर्सेस इंदिरा साहनी केस है, जो कि एक पर्टिकुलर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के आधार पर 1992 के अंदर लड़ा गया था। सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो हमारे देश में हैं, उनके ऊपर मंडल कमीशन जो है उसका जो रिकमेंडेशन था उसको ध्यान में रख करके किस तरह से रिजर्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस तरह से उसको चलाया जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था।
उस फैसले के अंदर जो स्टेट की पावर है उसको लिमिट कर दिया गया था और कहा गया था कि 50% से ज्यादा कोई भी राज्य रिजर्वेशन नहीं दे सकता, और कहा था कि सोशल बैकवर्डनेस का जो कंसेप्ट है वो और अन्य 11 इंडिकेटर्स के साथ डिसाइड किया जाएगा कि कोई भी कास्ट या कोई भी क्लास बैकवर्ड है अथवा नहीं। साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि अगर कोई जाति ओबीसी में पैसे वाली है, उसका क्राइटेरिया था 1993 में 1 लाख रुपए से अगर कमाती है अधिक तो उसे क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। तो ओबीसी के अंदर क्रीमी और नॉन क्रीमी का भी कंसेप्ट यहां पर निकल आया था। ठीक है साहब, तो इंदिरा साहनी केस का यही वाला क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस 5 जजेस की बेंच के जो फैसले हैं इस पर विचार करने के लिए 7 जजेस की बेंच का गठन का निर्णय लिया। कब लिया? 2020 में। सुप्रीम कोर्ट की राह पंजाब ने कब देखी? 2010 में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की राह कब देखी? 2020 में। क्या कहा कि जो ईवी चिनैया वाला मामला था 2004 का, आओ उस पर विचार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में विचार करने के लिए 2020 में तैयार होता है। 2020 में तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट इस साल की शुरुआत में जाकर अपने 7 जजेस की बेंच बना पाता है। 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की जजेस की बेंच इस जनवरी 2024 में बैठती है, 3 दिन तक सुनवाई करती है और फैसला सुरक्षित रख लेती है। ये वो आपके सामने न्यूज है 9 जनवरी की। 9 जनवरी के दिन इस प्रकार से ये सारी बेंचेस बैठती हैं। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड ओआरएस ये करके मामला है और इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना जाता है 7 जजेस की बेंच के द्वारा। किस काम के लिए सुना जा रहा है? पंजाब ने जो सब क्लासिफिकेशन एससी में किया हुआ था उसके लिए। ठीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुरक्षित रखती है जनवरी में और कल फैसला निकाल देती है और क्या कहती है? सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट फॉर रिजर्वेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पर सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन में अलाउ कर दिया है। अदालत ने कहा कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है, यानी जो 2004 में फैसला था उसे पलटते हुए जहां पर उसे असमानता के खिलाफ माना गया था, समानता के खिलाफ माना गया था, यहां पर उस फैसले को पलट दिया जाता है और राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती हैं जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिल सकता है। अर्थात इसका सीधा सा तर्क यह है कि एससी और एसटी में ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला और उन्होंने ग्रोथ में काफी भूमिका निभाई, अपने जीवन स्तर को भी बढ़िया से परिवर्तित किया, लेकिन उसके बावजूद ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो आती तो एससी में हैं लेकिन उन्हें अपनी जाति के रिप्रेजेंटेटिव में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। राज्य की आवश्यकता है कि वो उन जातियों को भी ध्यान में रखते हुए अपने यहां पर कुछ फैसले ले। तो इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर जो कोटा है इसको परमिशन दे दी और राज्य सरकारों से कहा कि आगे से याद रखना, आप अपने स्तर पर ये कोटे में कोटा तो दे सकते हो। मान लो 10 जातियां हैं, आपको लगता है कि 6 जातियों को मुझे ज्यादा रिजर्वेशन देना है एससी कैटेगरी के कोटे में से। मान लो 15% रिजर्वेशन है तो 15 में से 10% में इन 4 जातियों को देना चाहती हूं। राज्य सरकार अगर ये कर देती है तो याद रखना ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा आर्टिकल 13 के अनुसार। मतलब ये मत समझना कि हमने दे दिया तो एब्सोल्यूट है, मतलब ये समझो कि आरक्षण पर अब बहुत सारी पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इसको न्यायिक समीक्षा में डाल दिया है। इसका मतलब आने वाले समय में यह फैसला तो बदल गया, लेकिन सब कैटेगरी के मामले पर हर राज्य अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करेगा तो वो मामला तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। सर देखो, हमारी जाति के हिसाब से इन्होंने हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। ठीक है साहब, आरक्षण के बावजूद निचले तबके के लोगों को अपना पेशा छोड़ने की कठिनाई होती है, ये सब बातें यहां पर बता दी गई। अच्छा, एक और बात यहां पर आई और वो ये थी कि कई बार कुछ जाति के लोग आरक्षण का लाभ ले लेते हैं लेकिन उसकी दूसरी पीढ़ी इसकी हकदार नहीं होनी चाहिए। अक्सर आप में से बहुत से लोग इस बात को कहते हुए कमेंट बॉक्स में पाए जाते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पर पाए जाते हैं कि सर हम आरक्षण के तो समर्थक हैं, लेकिन आरक्षण से किसी एक परिवार के एक सदस्य ने आईएएस में या स्टेट पीसीएस में या फर्स्ट ग्रेड जॉब में स्थान पा लिया, उसने एक बढ़िया पैसे का पद पा लिया,
उसके बावजूद उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी और लोग भी आरक्षण का लाभ ले रही हैं। ऐसा पंकज मिथल करके जो जस्टिस हैं, इनका भी मत था। इनका कहना था कि एक व्यक्ति को अगर आरक्षण मिल गया, उसकी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब यह राज्य सरकारों पर है कि वो इस विषय पर क्या फैसला लेती हैं। कुछ राज्य सरकारें हो सकती हैं कि ऐसे लोगों के लिए आरक्षण को खत्म कर दें। मतलब एक प्रकार से विचार अब यह है कि आने वाले समय में जजों के इस फैसले का कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, राज्य सरकार अपनी मर्जी से पालन करेंगी और देखना होगा कि वो इस पालन में और कौन सी जजेस की बात को मानती हैं। जहां तक बात है 2004 की, तो सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन को, सब कैटेगराइजेशन को गलत बताया था और कहा था कि ये वाला पार्ट केवल 341 के तहत प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन वर्तमान में आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। इस पर हमने आपसे ट्विटर यानी एक्स पर भी एक पोल करा के पूछा है कि यह सही है अथवा गलत। आप भी अपनी राय देना चाहें तो ट्विटर पर जाइए, हमारा नाम सर्च करिए, यानी कि एक्स पर जाइए, हमारा नाम सर्च करिए, वहां पर आपके साथ में पोल मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें यहां पर फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है साहब। अब सवाल, कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए रह जाते हैं वो क्या है कि इसमें क्या क्रीमी लेयर बना करके कुछ जातियों को रिजर्वेशन से बाहर किया जा सकता है क्या? तो देखो, क्रीमी लेयर के लिए अभी कोई आर्थिक आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में कोई बात बोली नहीं है, लेकिन अब ये राज्य के दायरे में आती है कि वो क्या तरीका अपनाती है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की बात है वो जाति पर केंद्रित है, इस जाति को इतना, इस जाति को इतना। जो ओबीसी में क्रीमी लेयर है, वो क्रीमी लेयर किसी जाति विशेष तक नहीं है, ओबीसी कैटेगरी पर लागू होता है। यहां पर अभी इस तरह की बात बोली नहीं है, लेकिन अगर कोई राज्य ऐसा कानून ले आता है तो वो इसी से कंक्लूड होता हुआ निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस फैसले को लिखते समय इंदिरा साहानी केस का भी जो वो यूज किया गया है, मतलब रेफरेंस यूज किया गया है, तो हो सकता है कल को कोई राज्य सरकार एससी में भी क्रीमी लेयर ले आए, तो वो हो सकता है उस समय के लिए इस फैसले के अनुरूप ना हो, लेकिन भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जाए तो सुप्रीम कोर्ट कहे ठीक है, बढ़िया ही किया, इसमें गलत क्या है। ठीक है। दूसरा एक बड़ा सवाल यह बनता है, जो कि मतलब जिन लोगों के परिवार में पहले से ही सरकारी नौकरी है, तो उन लोगों के घर में क्या परिवार होगा, ये राज्य सरकारें तय करेंगी। अब नंबर तीसरा, सरकारी नौकरियों में ही ये वाला सब क्लासिफिकेशन अलाउ होगा कि या फिर जो कॉलेज एडमिशंस हैं उन पर भी लागू होगा या संसद में भी होगा। देखिए, चूंकि ये रिजर्वेशन सब पर बात की जा रही है, शुरुआती तौर पर इसकी जो व्यवस्था है वो सरकारी नौकरियों को ध्यान में रखकर की जा सकती है, लेकिन आरक्षण में यह नहीं कहा जाता कि 15/6 में आ गया तो 16/6 में नहीं आएगा। वो तो आरक्षण है, दोनों जगह ही वो वैलिडेट होगा। आगे चल करके ये सभी नौकरियों पर भी लागू होगा और पार्टियों पर भी लागू होगा। अब इससे राजनीति पर जो असर पड़ेगा ना, वो सबसे ज्यादा व्यापक होगा। क्यों? बहुत से राज्य भारत में जातिगत राजनीति के लिए जाने जाते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जब इलेक्शन हुए तो समाजवादी पार्टी जो है वो एक शब्द यूज कर रही थी, पीडीए। पीडीए के अंदर उनका पी था पिछड़ा, डी था दलित और ए था अल्पसंख्यक। तो बोले हमने पीडीए गठबंधन बना करके एनडीए को हरा दिया है। पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब ये जो दलित है ना, अब इस दलित में सब क्लासिफिकेशन हो जाएगा, और वो कौन करेगी? राज्य सरकार। अब जो दलित अभी तक किसी राज्य सरकार के समर्थन में नहीं था, भाई ऑब्वियस सी बात है, बहुत सी जातियां हैं, जातियों के अपनी अपनी समीकरण हैं। ऐसी जातियां जो किसी एक राजनीतिक पार्टी की वफादार रही हैं, हो सकता है आने वाले समय में उन राजनीतिक पार्टियों द्वारा उस पर्टिकुलर जाति के साथ कि बेटा तुमने तो चुनाव में हमारे साथ गड़बड़ की थी, तुम तो साइड में हटो। अब तुम्हारा ये जो लाभ तुम लेते आ रहे थे, जिससे कि तुम आरक्षण के ऊपर राजनीति भी कर रहे थे और लाभ भी कमा रहे थे, और जो वाकई में पिछड़े लोग थे, जो जिनकी तुम मलाई खा रहे थे, अब उनको हम मजबूत करेंगे। तो जिनको वो सरकार मजबूत करेगी, वो वाला पक्ष उस सरकार का वफादार हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के अब जाति की जो राजनीति है ना राज्यों में, वो और ज्यादा गहराई तक उतरने वाली है। और इससे जो यूनाइटेड वोट पड़ते थे, क्योंकि अब ये सब क्लासिफिकेशन एससी एसटी में आया है, आगे आने वाले समय में ये ओबीसी में भी आ जाएगा, क्योंकि ओबीसी में अभी क्रीमी और नॉन क्रीमी का चल रहा है। ऑलरेडी रिकमेंडेशंस ओबीसी के लिए भी आ चुकी हैं। ऐसी स्थिति में अगर ओबीसी में भी सब क्लासिफिकेशन आ जाता है कि इस जाति का रिजर्वेशन कम किया जाए जो ऑलरेडी पावर में है, और इन जातियों को बड़ा पावर, मतलब बड़ा हिस्सा दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी से जाति की जो पॉलिटिक्स है ना, उसकी दिशा और दशा बदलने वाली होगी। क्योंकि अब जातियों में ही लोग एक दूसरे के साथ, अभी क्या होता है, उदाहरण के रूप में समझिए, अगर किसी जाति विशेष की बात करते हैं तो एक जाति
उस पर्टिकुलर एससी कम्युनिटी के अंदर सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का लाभ भी ले रही है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी कर रही है, और जब भी कोई भी आरक्षण पर बात आती है तो वो सारी की सारी पूरी की पूरी एससी की कम्युनिटी को अपने साथ लेकर के अपनी राजनीति को मजबूत करती है। अब लेकिन क्या होगा, अब ये लोग आपस में ही बट जाएंगे, तो ये फूट डालो और राज करो की नीति की तरह काम में लिया जाएगा। 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर जाति से राजनीति होती है। ऐसी स्थिति में फूट डालो और राज करो की नीति राज्य सरकारें अपने हिसाब से अपनाएंगी कि ये वाली जाति जिसके पास पावर ज्यादा है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी अपने देश में हुआ लोकसभा चुनावों में राजनीति किस तरह से हुई थी कि साहब 10% वर्सेस 90% की लड़ाई, जनरल वर्सेस अदर्स। क्यों? क्योंकि जनरल सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, सबसे बड़े पदों पर बैठे हैं, सबसे ज्यादा पैसे वाले पदों पर बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, इनके खिलाफ सबको कर दो। यह नीति जो अभी 10 वर्सेस 90 थी, अब ये 15% में भी इसी तरह से हो जाएगी कि 2% वर्सेस 13%, कि तुम्हारे सारे की सारे रिजर्वेशन के हक को इन 2% लोगों ने अब तक यूज किया है, उनको अंदर ही अंदर अब राज्य सरकारें लड़ा देंगी। राजनीति अब बहुत गहराई तक घुसेगी और नए समीकरण निकल कर आएंगे। यह फैसला राजनीति को बदलने वाला है, जो मुझे फिलहाल लग रहा है। ठीक है ना? बाकी आप लोग इस पर ज्यादा समझ रखते हैं, अपनी तरफ से अपनी बात बताइएगा। मेरी तरफ से तो बस यही इस पर सलाह है, बाकी आपकी राय जो भी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना।